25 जून 1975 की रात दिल्ली की हवा में सिर्फ गर्मी नहीं थी, डर भी था। फोन टैप हो रहे थे, नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी थीं। सरकार ने तय कर लिया था कि अब देश में क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा, कौन बोलेगा कौन चुप रहेगा। अगली सुबह भारत के कई अखबारों ने वही छापा जो उन्हें छापने दिया गया, लेकिन एक अखबार ऐसा था जिसने सिर्फ खबरें नहीं छापी, उसने सत्ता को यह एहसास कराया कि प्रेस अगर झुक जाए तो लोकतंत्र आधा मर जाता है। उस अखबार का नाम था द इंडियन एक्सप्रेस। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की कहानी इमरजेंसी से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है मद्रास की एक प्रिंटिंग प्रेस से, एक ऐसे दौर से जब भारत अभी आजाद नहीं हुआ था, जब अखबार सिर्फ बिजनेस नहीं पॉलिटिकल वेपन भी हुआ करते थे। कैसे एक स्ट्रगलिंग न्यूज़पेपर धीरे धीरे भारत की सबसे इन्फ्लुएंशियल मीडिया इंस्टीट्यूट्स में से एक बना। कैसे इमरजेंसी में इंडियन एक्सप्रेस ने वो किया जो आज भी भारतीय पत्रकारिता की सबसे साहसी मिसालों में गिना जाता है, और कैसे इंडियन एक्सप्रेस की यही विरासत फैमिली स्प्लिट, उत्तराधिकार की लड़ाई और चेंजिंग मीडिया लैंडस्केप के बीच बढ़ती चली गई, और क्यों हिंदी पत्रकारिता के बड़े फेस सौरभ द्विवेदी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में एंट्री लेते हैं। इस वीडियो में हम द इंडियन एक्सप्रेस की पूरी कहानी समझेंगे, 1932 से लेकर सौरभ द्विवेदी तक। नमस्कार, मैं हूं अब्रेल और आप देख रहे हैं ए वायरल शो। द इंडियन एक्सप्रेस की कहानी किसी मीडिया एम्पायर की तरह शुरू नहीं हुई थी। साल था 1932, ब्रिटिश भारत का दौर। मद्रास में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर पी वरदराजुलू नायडू ने एक अंग्रेजी अखबार शुरू किया। नाम रखा गया इंडियन एक्सप्रेस। यह वो समय था जब अखबार सिर्फ इन्फॉर्मेशन का माध्यम नहीं थे, वे विचारों की लड़ाई का हथियार थे। राष्ट्रीय आंदोलन, औपनिवेशिक सत्ता, स्थानीय राजनीति, सार्वजनिक बहस, सब कुछ अखबारों से प्रभावित होता था। लेकिन आइडियलिज्म और इकोनॉमिक्स अक्सर साथ नहीं चलते। इंडियन एक्सप्रेस की शुरुआत तो हो गई थी, मगर जल्दी ही वह आर्थिक संकट में फंस गया। प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टाफ, एडिशन, सब कुछ पैसा मांगता था, और अखबार उतना मजबूत नहीं था कि लंबे समय तक अकेले टिक सके। यहीं से शुरू होता है इस कहानी का अगला किरदार, एक ऐसा आदमी जिसने सिर्फ अखबार को खरीदा नहीं, उसकी आत्मा तक बदल डाली। इंडियन एक्सप्रेस पहले पी वरदराजुलू नायडू के हाथ से निकलकर एस सदानंद के पास गया। एस सदानंद कोई साधारण नाम नहीं थे, विद द फ्री प्रेस जर्नल से जुड़े थे और भारतीय पत्रकारिता के उस दौर के बड़े खिलाड़ियों में गिने जाते थे। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में बदलाव किए, इसकी कीमत घटाई, इसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश की। उनका अपना मीडिया कारोबार भी दबाव में था। यहीं प्रवेश होता है रामनाथ गोयनका का। रामनाथ गोयनका का नाम बाद में भारतीय पत्रकारिता में ऑलमोस्ट लीजेंड बन गया। लेकिन उस समय वे एक ऐसे बिजनेसमैन थे जो अखबार को सिर्फ प्रोडक्ट की तरह नहीं, इन्फ्लुएंस की शक्ति की तरह समझते थे। सदानंद की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बीच गोयनका ने हिस्सेदारी ली, और लंबी खींचतान के बाद इंडियन एक्सप्रेस पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो गया। 1930 के दशक के मध्य से इंडियन एक्सप्रेस दरअसल गोयनका की परियोजना बनता चला गया। लेकिन रामनाथ गोयनका के हाथों में आने के बाद इंडियन एक्सप्रेस से मालिक बदलने वाला अखबार नहीं रहा। धीरे धीरे उसकी एक अलग पहचान बनती चली गई। यह वो दौर था जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। ब्रिटिश सरकार प्रेस पर दबाव बना रही थी, और अखबारों से उम्मीद की जाती थी कि सिर्फ वही छापें जो सरकार चाहती है। ऐसे समय में इंडियन एक्सप्रेस ने यह मानने से इनकार कर दिया कि अखबार सिर्फ हुकूमत का नोटिस बोर्ड बनकर रहे। गोयनका की सोच साफ थी, अगर प्रेस सच नहीं दिखा सकता तो वह अपनी असली भूमिका खो देता है। यही इंडियन एक्सप्रेस की आज़ादी की दौर की असली भूमिका थी। इसने बंदूक नहीं उठाई, लेकिन ब्रिटिश सेंसरशिप के खिलाफ आवाज़ उठाई। और सबसे बड़ी बात, इसने यह मानने से इनकार किया कि प्रेस का काम सिर्फ सत्ता की बात जनता तक पहुंचाना है, उसका काम जनता की आवाज़ को भी सत्ता तक पहुंचाना है। और शायद यही कारण है कि जब 1975 में भारत में इमरजेंसी आई, तो इंडियन एक्सप्रेस के लिए वह सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं था, वह उसकी पुरानी वैचारिक परंपरा की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अगर इंडियन एक्सप्रेस की पूरी कहानी में सिर्फ एक चैप्टर चुनना हो जिससे उसकी पहचान हमेशा के लिए तय कर दी, तो वह चैप्टर है इमरजेंसी। 25 जून 1975 इंदिरा गांधी सरकार ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी। नागरिक स्वतंत्रताएं सीमित कर दी गईं, विपक्षी नेता गिरफ्तार हुए, और प्रेस पर सेंसरशिप का शिकंजा कस गया। अब अखबार सिर्फ खबर नहीं छापते थे, पहले उन्हें यह देखना पड़ता था कि सरकार उन्हें क्या छापने दे रही है। इस दौर में भारतीय मीडिया का एक हिस्सा झुक गया, कुछ डर गए, कुछ समझौता कर गए, कुछ ने चुप रहना बेहतर समझा। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने अपने लिए दूसरा रास्ता चुना।
इंडियन एक्सप्रेस के रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट्स बताते हैं कि इमरजेंसी के दौरान उसके न्यूज रूम में डर का माहौल उतना हावी नहीं था जितना बाकी जगहों पर दिखता था। कभी न्यूज एजेंसी लाइट कनेक्शन काट दिए जाते थे तो पेपर अपने करस्पॉन्डेंस के नेटवर्क के सहारे काम चलाता था। कभी सेंसरशिप का दबाव आया तो सटल एडिटोरियल असिस्टेंट के रास्ते खोजे गए। और इसी दौर से जुड़ी इंडियन एक्सप्रेस की सबसे आइकॉनिक इमेज बनी ब्लैंक एडिटोरियल। यह सिर्फ एक ब्लैंक स्पेस नहीं था, यह एक पब्लिक मैसेज था। एक मैसेज कि अगर अखबार के एडिटोरियल पेज पर खामोशी है तो समझ लीजिए यह खामोशी स्वेच्छा की नहीं, दबाव की है। यही वह दौर था जब रामनाथ गोयनका सिर्फ न्यूज़पेपर ऑनर नहीं रहे, वे भारतीय प्रेस की रेजिस्टेंस मेमोरी का हिस्सा बन गए। इसके बाद से इंडियन एक्सप्रेस निर्भीक और निडर पत्रकारिता का पर्याय माने जाने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी हमेशा सम नहीं होती, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। एक ऐसा ही उतार चढ़ाव आया इंडियन एक्सप्रेस की जिंदगी में। 1991 में रामनाथ गोयनका की मृत्यु के बाद विरासत की लड़ाई उनकी पुत्रियों के पुत्रों मनोज सौंथालिया और विवेक गोयनका के बीच हुई। इस कॉन्फ्लिक्ट ने इंडियन एक्सप्रेस को दो भागों में बांट दिया। दक्षिण भारत की कमान मिली मनोज सौंथालिया को, जिसे अब द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, और उत्तर भारत की कमान मिली विवेक गोयनका को, जिन्हें रामनाथ गोयनका ने गोद लिया था, जो अब द इंडियन एक्सप्रेस नाम से जाना जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक लेगेसी न्यूज़पेपर ग्रुप एक व्यक्ति के करिश्माई नेतृत्व के बाद संस्थागत रूप से सर्वाइव कर सकता है या नहीं। इंडियन एक्सप्रेस ने इसका जवाब हाँ में देने की कोशिश की। अब लड़ाई का मैदान बदल चुका था। अब चुनौती सिर्फ सरकार नहीं थी, अब चुनौती थी टेलीविजन, 24/7 न्यूज़, इंटरनेट, डिजिटल स्पीड और बदलती रीडर हैबिट्स। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भारतीय मीडिया जगत में अपनी एक अनूठी पहचान बनाए रखी है, जिसकी आज 16 लाख के लगभग प्रतियां प्रतिदिन छपती हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप हिंदी जर्नलिज्म और डिजिटल में भी कुछ नया करना चाहता है, और यही वह जगह है जहां कहानी में एक नया अध्याय जुड़ता है। सौरभ द्विवेदी। 2026 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने एजेंसी को एक नई दिशा देने के लिए सौरभ द्विवेदी को आगे किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे इंडियन एक्सप्रेस की हिंदी इंसेंटिव को लीड करने आए, जिसमें वीडियो शोज, हिंदी एडिटोरियल ऑपरेशंस और ई पेपर जैसी फॉर्मेट शामिल हैं। बाद की पब्लिक रेफरेंसेस में उन्हें एडिटर हिंदी द इंडियन एक्सप्रेस के रूप में भी पेश किया गया। यह सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं था, यह एक सिग्नल था। सिग्नल इस बात का कि इंडियन एक्सप्रेस अब हिंदी ऑडियंस तक सिर्फ ट्रांसलेटेड कंटेंट के सहारे नहीं पहुंचना चाहता, वह अपनी अंग्रेजी एडिटोरियल डेप्थ को हिंदी के मास डिजिटल इकोसिस्टम में उतारना चाहता है। और उसके लिए उसे ऐसा चेहरा चाहिए था जो न्यूज रूम क्रेडिबिलिटी भी रखता हो और यूट्यूब ऑडियंस लैंग्वेज भी समझता हो। सौरभ द्विवेदी इस लिहाज से एक स्ट्रेटेजिक चॉइस थे। उन्होंने हिंदी डिजिटल जर्नलिज्म में पहले ही यह साबित कर दिया था कि राजनीति, समाज, इतिहास और करंट अफेयर्स को कन्वर्सेशनल स्टाइल में लेकिन डेप्थ के साथ लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो एक कहानी रही इंडियन एक्सप्रेस की। अगर आपको भी ऐसी रोचक वीडियो देखना पसंद है और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आगे बनाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।